हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाई विशाल भारती सर में। तो देखिए आपका यहाँ पर 2 तारीख का आपका है वोकैबुलरी सेक्शन। थोड़ा लेट हो जाता है प्यारे साथियों, लेकिन पूरा जरूर मैं लाता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ाई करते हैं। क्या है, कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लिख लीजिएगा, है ना। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है, पहला यहाँ पर प्रश्न है स्टेड, STAYED। तो स्टेड मीन्स क्या होता है, पहले यहाँ याद रखिए। देखिए मैं आपको जो डिक्शनरी आपके पास होगी उसको याद करने का तरीका क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं कि पहले स्टेड जैसे हुआ, अगर सेनोनिम्स एंटोनिम्स अगर याद करनी तो इंग्लिश याद करेंगे, नहीं पहले आपको हिंदी याद कर लिए। क्या है, पहले स्टेट मीन्स याद रखिए क्या है, अस्थाई रूप से रोक दिया गया। तो अस्थाई रूप से रोक दिया गया जिसे हम स्टेट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी रिसेंटली जो है UGC का कानून जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया। तो कहा, आपने सुना होगा समाचार न्यूज़पेपर में कि स्टे लग गया, कोर्ट के द्वारा स्टे लग गया, मतलब अस्थाई रूप से रोक दिया गया। अस्थाई रूप से नहीं, अस्थाई रूप से, यानी यह एक टेम्परेरली स्टॉप्ड है, परमानेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। तो टेम्परेरली स्टॉप्ड को हम स्टेड कहते हैं, या जिसे हम सस्पेंडेड बाय अथॉरिटी कहा जाता है। यानी वो दोबारा जो है वो इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, फिर उसको अस्थाई किया जा सकता है। तो जिसे हम स्टेड, यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, हेल्टेड, यानी पर्यायवाची होता है हेल्टेड, जिसको हम सस्पेंडेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, एंटोनिम्स देखिए, अपोजिट वर्ड क्या होता है, अलाउड। क्या होता है, अलाउड या कॉन्टिन्यूड। आपने देखा होगा UGC कानून जब यहाँ पर रद्द किया गया तो फिर उसके समर्थन में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर UGC अलाउड, UGC कॉन्टिन्यूड के नारे फिर लगाने स्टार्ट हो गए थे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है, कहाँ इसका यूज़ होता है, द कोर्ट स्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। देखिए मैं जो बोला वही लिखा हुआ है, द कोर्ट स्टेड, यानी कोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक दिया एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला था। दूसरा देखिए क्या है, स्वीपिंग, SWEEPING, यह एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग देखिए पहले क्या है, हिंदी वाला देखिए पहले, अत्यधिक व्यापक, यानी कोई बहुत बड़ा चीज़ अधिक मात्रा में हो रही है। तो अब इसका इंग्लिश बनाइए, वेरी वाइड। क्या होता है, वेरी वाइड, अत्यधिक व्यापक मतलब वेरी वाइड, इतना भी आप लिख सकते हो। एक्सटेंसिव इन स्कोप भी हम इसे बोलते हैं। तो वेरी वाइड बहुत सिंपल है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखाई दे, ठीक है। हाँ अब सही है। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या है, सेनोनिम्स देखिए क्या है, सेनोनिम्स से मतलब इसको हम एक्सटेंसिव ब्रॉड भी कहते हैं, या इसका उल्टा देखिए एंटोनिम्स क्या होता है, लिमिटेड या नैरो होता है ना, लिमिटेड या नैरो, यानी अत्यधिक व्यापक रूप में नहीं होता है। तो एग्जाम्पल कहाँ देखिए, इसका यूज़ कहाँ पर हम लोग करते हैं, द रिफॉर्म ब्राउट स्वीपिंग चेंजेस इन गवर्नेंस। होता है ना कि कोई गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन में कोई चेंज करती है, अत्यधिक व्यापक रूप से चेंज करती है, तो हम इसे बोलते हैं द रिफॉर्म ब्रॉड स्वीपिंग चेंज इन द गवर्नेंस, जिसे हम स्वीपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, मैंडेटेड। मैंडेटेड देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, मैंडेटेड है। देखिए क्या है इसका मीनिंग है, आधिकारिक रूप से आदेश दिया गया, कोई आधिकारिक रूप से आदेश दे रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑफिशियली ऑर्डर्ड। क्या होता है, ऑफिशियली ऑर्डर्ड, गवर्नेंस के थ्रू यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, या रिक्वायर्ड बाय अथॉरिटी, है ना। इसका सिनोनिम्स देख लीजिए, पर्यायवाची ऑर्डर्ड होता है। मैंडेटेड को हम ऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं या डायरेक्टेड भी बोल सकते हैं। तो इसका उल्टा देखिए क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, फॉरबिडेन। क्या होता है, फॉरबिडेन, या हम इसे प्रोहिबिटेड भी कहते हैं, है ना। देखिए एग्जाम्पल क्या है, द एजेंसी मैंडेटेड स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, यानी जो एजेंसी है उन्होंने आधिकारिक रूप से आदेश दे दिया कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के तहत इसको रोक दिया जाता है, स्ट्रिक्ट, है ना। चौथा देखिए क्या है, फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न ये आया हुआ है, फ्रेमवर्क। तो मीनिंग इसका होता है मूल ढांचा। क्या होता है, मूल ढांचा। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, अ बेसिक स्ट्रक्चर और सिस्टम ना, बेसिक स्ट्रक्चर और सिस्टम। तो सिनोनिम्स देखिए क्या है, स्ट्रक्चर होता है या तो आउटलाइन, दोनों में से कोई एक आ सकता है, या दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स, कैओस बोलते हैं, कैओस ना, इसको काओस भी बोलते हैं लोग, तो कैओस भी बोलते हैं या डिसऑर्डर भी कहा जाता है, मूल ढांचा। तो फ्रेमवर्क का एंटोनिम्स क्या होता है, कैओस या
डिसऑर्डर। एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ यूज़ होता है, द पॉलिसी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म्स। द पॉलिसी प्रोवाइड्स यानी जो पॉलिसी प्रोवाइड कराई जा रही है, फ्रेमवर्क है फॉर रिफॉर्म्स, कोई चीज़ बदलाव लाने के लिए, मूल ढांचा होता है जिसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। पांचवा देखिए क्या है, परसिस्टिंग्स। क्या है परसिस्टिंग्स, यह एक एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम करता है। ठीक है, इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूइंग टू एग्जिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लगातार बने रहना। परसिस्टिंग मीन्स क्या होता है, लगातार बने रहना। कॉन्टिन्यूइंग टू एग्जिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। सिनोनिम्स देखिए क्या है, कॉन्टिन्यूइंग, इंड्यूरिंग। क्या होता है, कॉन्टिन्यूइंग, इंड्यूरिंग। एंटोनिम्स देखिए क्या है, सीजिंग या एंडिंग हम जिसे कहते हैं, सीजिंग या एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लगातार बने रहना, तो इसमें लगातार नहीं बने रह सकते हैं, समाप्त होना हो सकता है, इसका उल्टा हो जाएगा। याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा ये, तो उस टाइम घबराना नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, द परसिस्टिंग इश्यूज डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन। द परसिस्टिंग इश्यूज डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन। याद रखिएगा, इसका लगातार बने रहना मीनिंग होता है, ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक, याद रखिए इसको। इसके बाद देखिए है लिटिगेशन या लाइटिगेशन भी लोग बोलते हैं, तो मैं इसको लिटिगेशन में बोलूँगा। तो देखिए क्या है, LITIGATION, लिटिगेशन है, नाउन होता है यह। तो मीनिंग क्या होता है, कानूनी कार्रवाई जिसे हम कहते हैं, लिटिगेशन लगाना, कानूनी कार्रवाई करना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन भी हम कहते हैं, लीगल एक्शन, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, लॉ सूट भी कहते हैं या लीगल प्रोसीडिंग्स भी बोलते हैं। ये कानूनी भाषा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लीगल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ होगी, यानी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। तो ऐसा देखोगे आप कोर्ट कचहरी में होता है। एंटोनिम्स देखिए क्या है, इसका ठीक उल्टा, सेटलमेंट करा देना। आपने अक्सर यह वर्ड सुना होगा, या कॉम्प्रोमाइज़ करा देना, है ना। कॉम्प्रोमाइज़, सेटलमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, ये क्या है, एक लिटिगेशन का अपोजिट है, एंटोनिम्स है। तो एग्जाम्पल क्या है, द डिस्प्यूट एंडेड विदाउट लेंदी एलिगेशन। द डिस्प्यूट एंडेड यानी बिना कोई डिस्प्यूट के एक लेंदी यहाँ पर लिटिगेशन को, मतलब बिना कोई कानूनी कार्रवाई के वो मामला सलट गया, एंड हो गया, समाप्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, लिटिगेशन। इसके बाद एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन हम जिसे कहते हैं। डाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में देखिए कई बार आया हुआ है। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे, अरे सर तो बस सब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि मैं जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, कहीं ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो क्या है देखिए डाइल्यूशन, तो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस। तो इसको हम कहते हैं प्रभाव या शक्ति में कमी, डाइल्यूशन को कहा जाता है, प्रभाव या शक्ति में कमी। रिडक्शन जिसे होते हैं, कमी हम कहते हैं रिडक्शन को, रिड्यूस करना, ना रिडक्शन हो जाएगा ये। तो देखिए सिनोनिम्स क्या है, वीकनिंग। क्या होता है सिनोनिम्स का, वीकनिंग। डाइल्यूशन का सिनोनिम्स वीकनिंग या रिडक्शन। देखो मैंने बोला था कि रिडक्शन, ये रिडक्शन आपका मीनिंग है डाइल्यूशन का। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगर कहीं रिडक्शन आ गया, अगर ऑप्शन में दिया है डाइल्यूशन, तुरंत आंख बंद करके टिक लगाइए इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स देखिए क्या है, इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। जब प्रभाव या शक्ति में कमी है तो प्रभाव या शक्ति में बढ़ोतरी होगी, जिससे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथनिंग बोलेंगे, या इंटेंसिफिकेशन बोल देंगे, इंटेंसिफिकेशन या स्ट्रेंथनिंग बोल देंगे। स्ट्रेंथनिंग बहुत कई बार यह वर्ड आया हुआ है ना, कोई चीज़ शक्ति प्रदान करना, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, एक्सेसिव चेंजेस लेड टू द डाइल्यूशन ऑफ द प्रपोजल। एक्सेसिव चेंजेस यानी क्या होता है कि कोई प्रभाव या शक्ति में अचानक से यदि चेंज हो रहा है, यानी डाइल्यूशन हो रहा है प्रपोजल का, तो इसे हम डाइल्यूशन कहते हैं, प्रभाव या शक्ति में कमी। आठवां देखिए, मैं आपको हर एक का मतलब मीनिंग पूरा मैं समझाते चल रहा हूँ, इसको नोट भी करते रहिएगा। ये भी देखिए क्या है, ओवरसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओवरसाइट क्या है, सुपरविज़न और केयरफुल हम जिसे कहते हैं, मॉनिटरिंग करना, जिसे निगरानी करना हम कहते हैं ओवरसाइट को। देखिए क्या है सिनोनिम्स इसका, सुपरविज़न। क्या है, सुपरविज़न या स्क्रूटनी हम इसे कहते हैं, स्क्रूटनी। इसका उल्टा देखिए क्या हो जाएगा, निगरानी का है उल्टा, तो यहाँ निगलेक्ट है, मतलब हटा देना, या इसको बोलते हैं इन अटेंशन। क्या कहते हैं, इन अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरसाइट का देखिए है यहाँ पर इसका उल्टा। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, फाइनेंशियल ओवरसाइट। क्या है, फाइनेंशियल ओवरसाइट इज एसेंशियल इन पब्लिक प्रोजेक्ट। यानी अगर कोई फाइनेंशियल ओवरसाइट है तो ये पब्लिक के निगरानी में ये सारी चीज़ें हैं, ये एक प्रोजेक्ट फाइल के तौर पर यहाँ पर इसका मीनिंग यूज़ किया गया है।
नौवां देखिए, नॉन कंप्लायंसेस। क्या होता है नॉन कंप्लायंस? क्या होता है? नियमों का पालन न करना, नॉन कंप्लायंस। तो फेल्योर टू फॉलो रूल्स और लॉज, यानी एक असफलता को यहाँ पर एक फॉलो रूल्स बनाकर उसको लॉज को, नियम का पालन करना होता है, नियमों का पालन न करना, फेल्योर है ना, फेल्योर यानी न करना। सिनोनिम्स देखिए क्या है, वायलेशन या डिसओबीडियंस हम इसे कहते हैं। तो नॉन कंप्लायंस के यहाँ पर डिसओबीडियंस या वायलेशन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो दो वर्ड लिखे गए हैं सिनोनिम्स, ये पूछा गया है। अब या तो नॉन कंप्लायंस लिख सकता है या तो डिसओबीडियंस भी लिख दिया, तो भी आपको पता होना चाहिए कि नॉन कंप्लायंसेस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। तो एंटोनिम्स क्या है देखिए, कॉम्प्लायंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लायंस। नॉन कॉम्प्लायंस का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लायंस। या डिसओबीडियंस का उल्टा क्या हो जाएगा, ओबीडियंस। तो ये तो आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, यूज़ कहाँ पर करेंगे, नॉन कंप्लायंसेस विथ रेगुलेशंस अट्रैक्टेड पेनल्टीज। यही, अगर आप नियमों को पालन नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगी, दंड मिलेगा। तो नॉन कंप्लायंसिव रेगुलेशन अट्रैक्टेड पेनल्टीज। ठीक, 10वां देखिए क्या है, रिकोर्स। रिकोर्स ये नाउन है, यह है कानूनी या अन्य सहारा होता है, रिकोर्स है। तो इसका यहाँ पर मीनिंग देखिए, अ सोर्स ऑफ हेल्प और लीगल रेमेडी। क्या होता है, अ सोर्स ऑफ हेल्प और लीगल रेमेडी, या कानूनी या अन्य सहारा लेना। तो सिनोनिम्स देखिए क्या है, रेमेडी भी हम इसको बोल सकते हैं, कानूनी या अन्य सहारा लेना होता है। ऑप्शन भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेल्पनेस। क्या हो जाएगा, हेल्पनेस। नो रेमेडी यानी कोई किसी का सहारा न होना। एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, कि सिटीजन्स हैव अ लीगल रिसोर्स अगेंस्ट इनजस्टिस। सिटीजन्स हैव लीगल रिसोर्स। तो देखिए क्या है, जो सिटीजन्स होते हैं उनको लीगल रिसोर्स होना पड़ता है अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी जो उनके अन्याय के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठानी पड़ती है, कानून का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दो और बचे हुए हैं, उसको आप याद कर लीजिए। देखिए क्या है, एक्सप्लिसिट, यहाँ पर एक्सप्लिसिट इसको है कहते हैं यहाँ पर, जिसे हम स्पष्ट रूप से व्यक्त करना कहते हैं। यह आपका एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या होता है, क्लियरली स्टेटेड एंड लिविंग नो रूम फॉर डाउट। क्लियरली स्टेटेड यानी स्पष्ट रूप से कोई चीज़ व्यक्त हो रही है तो हम उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट स्पेलिंग याद रखिए, EXPLICIT। तो सिनोनिम्स क्या होगा देखिए, इसका क्या है, क्लियर बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्लियर या डिफिनिट हम कहते हैं, या डिफाइनाइट भी लोग बोलते हैं। तो डिफिनिट में इसको कहूँगा, क्लियर या डिफिनिट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा देखिए, इम्प्लिसिट। क्या होता है, इम्प्लिसिट। या वेज भी हम इसे कहते हैं, या लोग वैग्यू भी लोग कहते हैं, नहीं इसको वेज हम बोलेंगे। तो VAGUE है ना, यू साइलेंट रहता है, वेज। तो ये याद रखिएगा, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, एक्सप्लिसिट हम कहते हैं इसे। एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है इसका यूज़ है, द इंस्ट्रक्शंस वर एक्सप्लिसिट एंड ईजी टू फॉलो। यानी द इंस्ट्रक्शंस यानी कोई अगर इंस्ट्रक्ट करने वाला अगर स्पष्ट रूप से बता रहा है तो उसको ईजी करना, उसको पालन करना और आसान हो जाता है, फॉलो करना और ईजी हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम आपका चल रहा है तो ऐसा कोई आपको टीचर मिल जाए जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको पढ़ाए, और आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको, जो आपका मतलब मूल जड़ है, आपका जो जड़ जो कमज़ोर है उसको अगर ठीक कर दे तो जाहिर सी बात है वो आप इजी टू फॉलो आप उसको करोगे। तो यही यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग आपका बन जाएगा। तो एक्सप्लिसिट हम बोलेंगे इसको। इसके बाद देखिए क्या है, मार्जिनलाइज्ड हम बोलते हैं, मार्जिनलाइज्ड हम इसे कहेंगे। ये भी एक एडजेक्टिव है। तो देखिए क्या है, जिसे हम हाशिए पर रखा गया हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा जब SIR चल रहा है, इसके बाद जब CEA NRC हुआ था तो वहाँ पर बहुत ये वर्ड यूज़ में आ रहा था, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा, मार्जिनलाइज्ड। आज भी देखोगे न्यूज़ चैनलों पर ये वर्ड बहुत ही बोला जाता है। इसका इस पे इंग्लिश में मीनिंग क्या है, ट्रीटेड एज अनइम्पोर्टेंट और पुश टू द एज ऑफ सोसाइटी। यानी जैसे आपने देखा होगा कि जो SC ST के लोग हैं वो क्या है, शुरू से उनको हाशिए पर रखा गया, यानी उनको समाज से हर जगह से उनको बेदखल किया गया था। तो इसे हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है, एक्सक्लूडेड। क्या है, एक्सक्लूडेड या नेग्लेक्टेड हम इसे कहते हैं। तो एक्सक्लूडेड या नेग्लेक्टेड दोनों में से कोई भी अगर एक आएगा तो याद रखिएगा ये मार्जिनलाइज्ड का सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स देखिए क्या है, इंक्लूडेड है ना, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो हाशिए पर रखा गया तो उनको क्या है, सब समाज के साथ कानूनी अधिकार दिए गए, इंक्लूडेड। एम्पावर्ड भी हम बोल सकते हैं, एम्पावर्ड।
वर्ड है ना, इंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसका यूज़ देख लीजिए क्या है, एग्जांपल है द स्कीम एम्स टू अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। द स्कीम एम्स टू अपलिफ्ट, यानी जो स्कीम सरकार के द्वारा दी जा रही है लेकिन अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो उनको हाशिए पर रखा जा रहा है, अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो ये हमारा था यहाँ प्यारे साथियों आपका ये वर्ड मीनिंग। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एक साथ मैंने पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पूरा आप याद कर लीजिए। ये वर्ड है पूरा सिनोनिम्स है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो पूरा आपका ये सिनोनिम्स है, ठीक है। ये पूरा पूरा सिनोनिम्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको पूरा आप याद कर लीजिए। और जितना भी मैंने बताया उसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए लिखने से क्या होता है, आप का जो है एक तो माइंड है और एक का आपका हैंड है, ये दोनों को याद होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।